नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के पाठ में। आज हम प्रगतिवाद पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि और परिवेश पर बातचीत करेंगे। प्रगतिवाद का जन्म भी छायावाद की ही भांति पराधीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में हुआ। भारत राजनीतिक रूप से अंग्रेजी साम्राज्यवाद के दंश को झेल रहा था और सामाजिक रूप से सामंती जड़ताओं से भी। मुक्ति की जिस बहुआयामी आकांक्षा का प्रसार छायावाद में हुआ, उस आकांक्षा का अधिक विस्तारित रूप प्रगतिवाद में मिलता है। प्रगतिवाद भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के बीच उभरा एक स्वाभाविक साहित्यिक आंदोलन है। इस काव्य आंदोलन में छायावाद की आत्माभिव्यक्ति बाह्यकृत होती है, उसका सामाजिक राजनीतिक दायरा बढ़ता है। प्रगतिवाद के लिए भारत में एक उर्वर जमीन तैयार हो चुकी थी। एक ओर जहां भारत का स्वाधीनता आंदोलन अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था, वहीं दूसरी ओर विश्व युद्ध और बोल्शेविक क्रांति जैसी घटनाएं हो चुकी थीं। समूचा विश्व इन घटनाओं और आंदोलनों से प्रभावित हो रहा था। बोल्शेविक क्रांति के बाद भारत में साम्यवादी विचारों ने अपना प्रभाव जमाया। कांग्रेस के भीतर भी इन विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रगतिवाद से पहले ही इन विचारों से संपृक्त कविताएं देखने को मिलती हैं। छायावाद में निराला और पंत के ऊपर भी साम्यवादी विचारों का आंशिक प्रभाव है। छायावाद का आवेग 1936 तक शिथिल पड़ने लगा था। एक नई काव्य स्फूर्ति की दस्तक सुनाई पड़ने लगी थी। हिंदी साहित्य में छायावाद के उपरांत जो काव्य ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, उसे प्रगतिवाद नाम दिया गया। प्रगतिवाद की समय सीमा सन 1936 से 1943 तक मानी जाती है। प्रगतिवाद के प्रस्थान के रूप में सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन को माना जाता है। मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने यूरोप के प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की तर्ज पर भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। प्रगतिवादी काव्यधारा पर मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। अपितु यह भी कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी कवियों को वैचारिक प्रेरणा मार्क्सवाद से ही मिली। हम देखते हैं कि प्रगतिवादी कवियों ने छायावाद के स्व का समाजीकरण कर दिया। एकाकीपन का स्थान समूहबद्धता ने ले लिया। साहित्य का उत्तरदायित्व जीवन के उद्देश्य से जोड़ा गया। प्रगतिवादी साहित्य के मंतव्यों को स्पष्ट करते हुए मुक्तिबोध ने लिखा है, राजनीतिक दृष्टि से प्रगतिवाद प्रसार का हिमायती है, वर्गहीन समाज सत्ता का पुजारी है। उसका विश्वास है कि राजनीति के द्वारा ही हम एक देश के दलित दूसरे देशों के शोषितों के संपर्क में आ सकेंगे और इस प्रकार एक वृहन्न मानवता आलोड़न होगा। ऐसी वर्गहीन समाज सत्ता इस समय न होने के कारण वह क्रांति का पुजारी है। प्रगतिवाद ने अपने समय की चुनौतियों को केवल कला रूप में ही नहीं उकेरा, वरन उसका प्रतिपक्ष भी रखा। अपनी युगीन आवश्यकताओं और समस्याओं को तीव्र ढंग से रखने के कारण यदा कदा आवेश के स्वर भी सुनाई पड़ते हैं। लेकिन कोई भी कला निरुद्देश्य होकर अंततः मनुष्य विरोधी हो जाती है, क्योंकि निरुद्देश्य कला यथास्थितिवाद का प्रतिनिधित्व करती है। साम्यवादी विचारकों ने मानव सभ्यता के विकास का इतिहास द्वंद्वात्मक माना है, जो कि यथास्थितिवाद का विरोधी है। प्रगतिवादियों का मानना है कि कोई भी कला युग निरपेक्ष नहीं हो सकती। कला की युग निरपेक्षता उसे संदिग्ध बनाती है। प्रगतिवाद के अंतःगुणों को सूत्रबद्ध करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं कि प्रगतिवाद युग की आवश्यकताओं को लेकर चलता है, क्योंकि उसकी ओर ध्यान देना सबसे अधिक जरूरी है। आज समाज पर अन्याय का इतना बोझ रहते हुए, दारिद्र्य का भार रहते हुए,
उसकी उपेक्षा कर कला अपना मार्ग बहुत दूर तक तय नहीं कर सकती। उसको बीच में रुक जाना होगा, वह ओछी और बौनी हो जाएगी। प्रगतिवाद जीवन के यथार्थ को अभिव्यक्त करने का उपक्रम है। यह यथार्थ जीवन में संघर्षों की प्रेरणा देता है। इसकी कोख में समानता, स्वतंत्रता, सहभागिता का समुदाय भाव है। इस काव्यधारा के कवियों ने इस भाव को ही केंद्र में रखा है। वे अन्याय, अत्याचार, शोषण और अंधविश्वासों से मुक्त समाज का स्वप्न देखते हैं। इस काव्यधारा के केंद्र में जनता आती है, वह जनता जिसका सत्य अभी लिखा जाना है, वह जनता जिसे मनुष्य समझा जाना शेष है, वह जनता जिसे नागरिकता बोध से भरना है। वस्तुतः प्रगतिवादी काव्यधारा अपनी समग्रता में सभी मनुष्यों और प्रकृति के संतुलन की मुक्तिकामी धारा है। मनुष्य और मनुष्य के बीच विभेदनकारी समस्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं के विरोध की कविता है। इसको हम शोषितों, वंचितों की काव्यधारा भी कह सकते हैं। अब हम प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रगतिवाद के 3 प्रमुख कवि माने गए हैं: नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल। कुछ लोग प्रगतिवाद के भीतर शमशेर बहादुर सिंह और शिवमंगल सिंह सुमन को भी रखते हैं। यह सही है कि शमशेर और सुमन की कविताओं में प्रगतिवाद के बीज तत्व मिलते हैं और ये लोग वैचारिक रूप से भी मार्क्सवाद के करीब रहे हैं। प्रगतिवादी कवियों और उनकी काव्य रचनाओं की संक्षिप्त जानकारी आगे आपको दी जा रही है। पहले कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 1998 ईस्वी में हुई। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी मैथिली की रचना पत्रहीन नग्न गाछ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार हैं: हजार हजार बाहों वाली, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, युगधारा, इस गुब्बारे की छाया में, अपने खेत में, भूल जाओ पुराने सपने, रत्नगर्भ, पुरानी जूतियों का कोरस, भूमिजा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, भस्मांकुर। दूसरे कवि हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन का जन्म सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के चिरानी पट्टी नामक गांव में सन 1917 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2007 में हुई। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन को सन 1982 में ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। त्रिलोचन आधुनिक हिंदी कविता में सॉनेट के जन्मदाता कहे जाते हैं। उन्होंने इस विजातीय छंद को हिंदी का स्वाभाविक छंद बना दिया। त्रिलोचन के काव्य संग्रह हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरघान, तुम्हें सौंपता हूँ, मेरा घर, चैती, अनकहनी भी कुछ कहनी है, जीने की कला, अमोला। प्रगतिवाद के तीसरे कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में 1911 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई। इनको अपूर्वा के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं गुलमेहंदी, हे मेरी तुम, जमुंजल तुम, जो शिलाएं तोड़ते हैं, कहें केदार खरी खरी, खुली आंखें खुले डैने, कुहकी कोयल, खड़े पेड़ की देह, मार प्यार की थापें, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार,
अपूर्वा, नींद के बादल, आत्मगंध, बंबई का रक्त स्नान, युग की गंगा, बोले बोल अबोल, लोक आलोक, पुष्पदीप, अनहारी हरियाली, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी। चौथे कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। इनका जन्म देहरादून में सन 1911 ईस्वी में तथा मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई। शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में चुका भी हूं नहीं मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शमशेर को कवियों का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, चुका भी हूं नहीं मैं, बात बोलेगी, काल तुझसे, होड़ है मेरी, शमशेर की गजलें। प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं से अवगत होने के उपरांत अब हम इस काव्यधारा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य में जितने आंदोलन आए हैं सबकी अपनी विशेषताएं रही हैं। इन विशेषताओं या प्रवृत्तियों के आधार पर ही इन काव्य आंदोलनों को पहचान मिली। प्रगतिवादी काव्य आंदोलन भी इन्हीं आंदोलनों में से एक है। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रगतिवाद की पहली विशेषता है इस पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव। यह प्रवृत्ति प्रगतिवाद की मूलाधार है। इस विचार पद्धति के प्रभाव के कारण ही प्रगतिवाद को विशेष पहचान मिली। कुछ आलोचक अतिशय वैचारिक आग्रह के कारण प्रगतिवाद की आलोचना भी करते हैं। प्रगतिवाद के भीतर साम्यवादी विचारों के समावेश को शमशेर बहादुर सिंह की इस कविता से समझ सकते हैं। वाम 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 दिशा, समय साम्यवादी, पृष्ठभूमि का विरोध, अंधकार लीन, व्यक्ति कुहा स्पष्ट, हृदय भार आजहीन, हीन भाव, मध्य वर्ग का समाज हीन, पूंजीवाद व्यवस्था उत्पादन के साधनों पर असमान व भेदभावकारी प्रणाली पर आश्रित है। साम्यवादी विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिरोधी वितान रचती है। इन कवियों ने पूंजीवाद और सामंतवाद के गठजोड़ से निर्मित शोषण और दमन के कुचक्र का खुलासा किया है। वे कविताओं के द्वारा साम्यवादी सिद्धांत को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। दरअसल साम्यवादी विचार का प्रसार पूंजीवाद और सामंतवाद की सीमाओं को उजागर करके ही हो सकता था। केदारनाथ अग्रवाल घोड़े का दाना में गरीब गुरबों की स्थिति के बारे में लिखते हैं, अपमानित, अवहेलित होकर, बुरी तरह जख्मी होकर, अब गरीब बचई ने बूझा, पूंजीवादी के गुलाम भी बड़े दुष्ट हैं। मानव को तो दाना देते नहीं एक भी, घोड़े को दाना देते हैं पूरा, मृत्यु मांगते हैं मनुष्य की, पशु को जीवित रखकर। प्रगतिवाद की दूसरी विशेषता है वर्ग संघर्ष की भावना। मजदूर और किसान की दारुण स्थिति को देखकर प्रगतिवादी कवि उद्वेलित हैं। वे समाज को वर्ग दृष्टि से देखने के पक्षधर हैं। उन्हें इस बात पर गहन चिंता और आक्रोश है कि अमीर वर्ग हमेशा से गरीबों का शोषण करता आया है। वे बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच सशस्त्र संघर्ष के द्वारा ही इस व्यवस्था में बदलाव के आकांक्षी हैं। प्रगतिवादी आश्वस्त होकर कहता है कि बिना लड़े कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यदि शोषण से मुक्ति और अपना हक पाना है तो यह क्रांति के बिना संभव नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता में वर्ग संघर्ष का सीधा आह्वान मिलता है। काटो 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 कर भी, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बढ़ हिंसा क्या है। यह प्रवृत्ति नागार्जुन की कविताओं में भी मिलती है। वे भोजपुर कविता में बारूदी गंध
और आग के साथ, क्रांतिकारियों के साथ खड़े हैं। यही धुआं में ढूंढ रहा था, यही आग में खोज रहा था, यही गंध थी मुझे चाहिए, बारूदी छर्रे की खुशबू। ठहरो ठहरो, इन नथनों में इसको भर लूं, बारूदी छर्रे की खुशबू। प्रगतिवाद की तीसरी विशेषता है श्रम का महत्व। प्रगतिवाद के कवि अपनी वर्ग दृष्टि के कारण श्रम को महत्व देते हैं। श्रमशील जनता के हितों के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। पूंजीवादी समाज व्यवस्था में श्रम के महत्व को अस्वीकार किया जाता है, जबकि प्रगतिवादी कवि जिसका श्रम उसका धन के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। श्रम को करने वाले समस्त वर्गों के प्रति उनकी कविताओं में अटूट विश्वास है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी कविता जो शिलाएं तोड़ते हैं में कहते हैं, जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भरु शिराएं मोड़ते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम से श्रेष्ठतम मैं मानता हूं, मैं कलेजा शोषकों का फाड़ता हूं। प्रगतिवाद की चौथी विशेषता है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवादी कवियों के पास वैज्ञानिक वर्ग दृष्टि होने के कारण समाज और राजनीति को देखने समझने का स्पष्ट दृष्टिकोण है। जहां भी दुख, पीड़ा, अव्यवस्था, शोषण, अभाव, उपेक्षा, अशिक्षा आदि है, उन सब के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रबल भाव इन कवियों के भीतर है। सामाजिक विषमता का सजग चित्रण प्रगतिवाद की एक प्रमुख विशेषता है। इस क्रम में त्रिलोचन की उस जनपद का कवि हूँ, शमशेर बहादुर सिंह की यह शाम है, केदारनाथ अग्रवाल की कविता पैतृक संपत्ति, नागार्जुन की हरिजन गाथा और मास्टर आदि कविताओं को प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। यदि हम प्रगतिवादी कवियों के सामाजिक यथार्थबोध की प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे तो इनकी समाज दृष्टि जनानुकूल मिलेगी, जिसमें जन भावना हिलोरे ले रही होगी। प्रगतिवादी कवियों के सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए त्रिलोचन की इस कविता को हम देख सकते हैं। उस जनपद का कवि हूं जो भूखा दूखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है, क्या होती है, वह नहीं मानता। कविता भी कुछ दे सकती है, कब सूखा है उसके जीवन का सोता, इतिहास ही बता सकता है, वह उदासीन बिल्कुल अपने से। प्रगतिवाद की पांचवी विशेषता प्रकृति प्रेम है। प्रगतिवाद के कवियों के भीतर प्रकृति प्रेम की उद्दाम भावना है। इन कवियों का प्रकृति प्रेम छायावाद से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें कल्पना के स्थान पर यथार्थ है। यह यथार्थ और स्वाभाविकता प्रगतिवादी कवियों के यहाँ अपनी जनपदीयता के कारण आई है। नागार्जुन के यहाँ मिथिलांचल तो केदार के यहाँ बुंदेलखंड की प्रकृति को साफ साफ देखा जा सकता है। इसलिए इनका प्रकृति चित्रण आंखों देखा प्रतीत होता है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर की पंक्तियां उक्त भावों को पुष्ट करती हैं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आकाशीय तड़ित और वायवीय कल्पना के स्थान पर प्रत्यक्ष और जीवन से जुड़ा प्राकृतिक दृश्य कविता में स्थान पा रहा है। प्रगतिवाद की छठवीं विशेषता गार्हस्थ प्रेम है। प्रगतिवादी कवियों के यहाँ गृहस्थ जीवन से आबद्ध प्रेम की उपस्थिति है। ये कवि किसी अपरिचिता तथा अदेखे प्रेम में कविताएं नहीं लिखते हैं। ये भावी पत्नी के स्थान पर सीधे सीधे पत्नी के प्रति कविताएं लिखते हैं। त्रिलोचन किसी की मुस्कान को क्षण मात्र के लिए नहीं निहारते। इस मुस्कान से परिचय की एक गांठ लग जाती है और फिर ब्याह कर युवती लाने के स्थान पर प्रेम ब्याह कर साथ ले आते हैं। नागार्जुन को सिंदूर तिलकित भाव कुछ इस प्रकार याद आता है। घोर निर्जन में परिस्थिति
ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। प्रगतिवादी कवियों के गृहस्थ जीवन में केवल पत्नी ही नहीं है, वरन अपनी दंतुरित मुस्कान के साथ नन्हा शिशु है, और अपनी बेटी के लिए नन्ही गुलाबी चूड़ियां ले जाता ट्रक ड्राइवर भी है। प्रगतिवाद की सातवीं विशेषता है उसकी सौंदर्य चेतना। इस काव्यधारा के कवियों ने सहज ग्रामीण जीवन को अपनी कविताओं का आधार बनाया है, अतः इनकी सौंदर्य चेतना में गंवई मन रचा पगा है। इनके यहाँ रूप, रस, गंध, ध्वनि, स्पर्श का अनूठा प्रयोग मिलता है। इनके सौंदर्य बोध में देशी ठाट है। प्रगतिवाद में कृत्रिमता का निषेध एवं स्वाभाविकता का स्वीकार है, इसलिए सौंदर्य संबंधी कुछ प्रयोग परंपरागत प्रतिमानों के बिल्कुल उलट हैं। इनके यहाँ नवविवाहिता की देह की कांति मांगुर मछली जैसी है, केन नदी का विन्यास किसी युवती के समान है। यहाँ कुछ भी अनदेखा और अनजाना नहीं है। कभी कभार ये कवि अपने परिवेश से अलग भी प्रतीत होते हैं, तो वहाँ भी प्रत्यक्ष घटनाओं का ही चित्रण करते हैं। नागार्जुन बादल को घिरते देखा है में सब कुछ देखा हुआ बता रहे हैं, जो सौंदर्य की सत्यता को स्थापित करता है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता बच्चे की आंखों का काजल से प्रगतिवादी कवियों की सौंदर्य चेतना की सूक्ष्मता का भान होता है। बच्चे की आंखों का काजल मन पर मेरे फैल गया है, यह कोमल नादान अंधेरा मुझको प्रिय है। प्रगतिवाद की आठवीं विशेषता है इसकी भाषा और शिल्प। प्रगतिवादी काव्य भाषा विषय वस्तु के समान ही जनभाषा के रूप को ग्रहण कर रही थी। इन कवियों ने जनता की भाषा में ही जनता को संबोधित किया है। जिन प्रतीकों, बिंबों, उपमानों को अपनी भाषा में उतारा है, वे सब जनजीवन से लिए गए हैं। इनके यहाँ लोक तत्वों और लोक भाषा की छौंक है। इन कवियों की भाषा में व्यंग का प्रभाव है और राजनीतिक मुखरता के साथ ओज या उग्रता का समावेश भी प्राप्त होता है। प्रगतिवाद के कवि भाषा के भीतर इंद्रिय बोध को सृजने के विश्वासी हैं। छायावाद का मुक्त छंद प्रगतिवाद में भी उपस्थित था। इसके अतिरिक्त नानाविध छंदों में काव्य और गीतों की रचना की गई। शमशेर बहादुर सिंह ने यह शाम है कविता में पंचचामर छंद का प्रयोग किया। त्रिलोचन ने सॉनेट की विजातीयता को सजातीयता में बदल दिया। केदार ने कुछ सुमधुर गीतों को रचा। इसके अतिरिक्त दोहा, आल्हा, गजल, बरवय, लावनी आदि छंदों का प्रयोग भी मिलता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रगतिवाद के कवियों ने उन सभी छंदों, काव्य रूपों और काव्य भाषा को अपनी कविता में संभव किया, जिससे जनता से अधिकाधिक संवाद स्थापित किया जा सके और जनजीवन के यथार्थ को सजीवता से रेखांकित किया जा सके। साथियों, आज के पाठ में हमने प्रगतिवाद पर चर्चा की। अगले पाठ में प्रयोगवाद पर बातचीत के लिए शीघ्र ही मिलते हैं। धन्यवाद।